Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बतलाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये पढ़ने इससे पहले थोड़ा आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ जो 11th से रिलेटेड है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन बता देने के बाद फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आगे मैं क्या रिलेशन जोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वो समझ लीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन, तो फिर ये दोनों को लिंक करेंगे और एक समराइज्ड कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। फिर उसके अलग से डिटेल्स में दोनों के बीच डिस्टिंग्विश कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले पढ़िए लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि इसका जरूरत आने वाला है आगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा बताइए, रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर? तो आप पहले भी देख चुकते हैं कि यार रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा। तो वैसी चीज़ के बारे में बताता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर जो डिपेंड करेगा ना, वो किस ऑर्डर में डिपेंड करेगा, किस फॉर्म में डिपेंड करेगा, वो बतलाता है। जैसे समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, मान लिया गया कोई रिएक्शन है, समझेंगे, फिर इसी को आगे लिख दूँ A + B और ये प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ रिएक्टेंट क्या A एंड B, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? A और B के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा। अगर हम ये कह दें A के कंसंट्रेशन को डबल कर दें एंड B के कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिए, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा? 5 टाइम्स, है ना, 6 टाइम्स, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स? क्या हो सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा? खुद आप सोच के बोलिए। देखिए क्या बोला, ए का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, बी के कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिए, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा? तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन ये 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, बस यही हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। कैसे 6 होगा? देखिए तो 2 × 3 क्या हो गया? 6। इसी को लैंग्वेज में बोल दीजिए। क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द concentration of reacting substance, product of the concentration of reacting substance। यही तो हो गया rate of reaction directly proportional to rate of reaction directly proportional to product of the concentration of reacting substance। reacting substance के concentration के product के directly proportional rate of reaction होता है। ये चीज ना लिखा मैं, समझ में आ गया अब ये? चलिए मैं इसको लिखता हूँ। The rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the, directly proportional to the product of the concentration of reacting substance। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिख रहा हूँ। The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of reacting substance। concentration को एक्टिव मास भी बोलते हैं। चलिए देखिए, अब एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ। सपोज एक रिएक्शन लिखता हूँ मैं, A + B और ये प्रोडक्ट आपको यहाँ दे रहा है C, तो हमको रेट लिखना है इसके लिए। तो क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। यही तो हो गया। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो, R इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट K, कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये लिख सकते हैं। यही तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और यहाँ पर एक ये भी है, ये जो कॉफिशिएंट यहाँ पर होता है ना, इसके पावर आ जाता है, और ये सब फिर डिटेल्स में आगे केमिकल इक्विलिब्रियम में देखना है। अगर यहाँ पर कॉफिशिएंट जैसे एक ऐसा देखिए, इसी रेट को लिखने के लिए अगर हम कर दें, एक रिएक्शन को द्वारा दिखा देता हूँ, समझिए। मान लिया हम लिख दें 2HI, सॉरी, एक रिएक्शन से दिखाता हूँ H2 सॉरी N2 3H2 एंड 2NH3, ठीक है। हमको इसको रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना है। ये सब गैसेस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर हमको ये दिखाना है तो यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं, देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पे पावर 3, मतलब जो कोफिशिएंट होता है ना, वो पावर में लिखा जाता है। तो R इज इक्वल टू K N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3, ठीक है। बस इतना ही से मतलब था, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और जो यहाँ पर कोफिशिएंट लिया था वो इसका पावर होता है। ये कब, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले यहाँ तक आप लिखे, तब आप समझाना हमको आसान होगा मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। नोट करिए इसको पहले। चलिए अब आइए इसका नेक्स्ट स्टेप में। अब इसी को समझाता हूँ। पहले हम एक प्रयास कर दे रहा हूँ इसका एक मीनिंग समझाने का, उसके बाद फिर हम अलग से इसको डिटेल्स में अलग अलग दोनों को बतला देंगे। पहले आप समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते किसको है। अब चलिए एक रिएक्शन लेता हूँ, देखिए, कंसिडर ऑन ए रिएक्शन। सपोज आपको एक रिएक्शन कंसिडर करिए इसमें, और जो रिएक्शन आपने लिया ना, हम ये ले रहा हूँ, रिएक्टेंट A, B एंड C, ठीक है। और सपोज A का स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, ये कोफिशिएंट लिया गया, मतलब A का कितना मोल, A का स्मॉल a, B का स्मॉल b, C का स्मॉल c, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, B एंड C विच इज टेकन फॉर द रिएक्शन। यही चीज दिखाया गया, मतलब यहां पर देखिए, ध्यान देंगे, A प्लस B एंड C, ये क्या बता रहा है आपका, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन फॉर द रिएक्शन, टेकन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन में आपने जो मोल लिया ना, वो बताया जा रहा है कि A का कितना, B का कितना और C का कितना मोल लिया है। और ये देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना मोल आपने लिया है वो सारा का सारा प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जाए। रिएक्टेंट का जितना मोल आपने यूज किया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारा का सारा प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो जाए। तो मान लिया गया, हम ऐसा लेता हूं, जैसे A का अल्फा मोल, B का बीटा मोल एंड C का गामा मोल, ठीक है। आपका ये क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स taking part in reaction, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। अब समझिए दोनों में डिफरेंस, एक रिएक्शन के लिए कितना लिया, एक रिएक्शन में कितना भाग लिया, दोनों में डिफरेंस है।
तो वही चीज़ दिखा रहा हूँ, इसे समझिएगा। मान लें इसका 5 मोल लिया, तो इसका ए का 5 मोल है, तो 5 मोल में हो सकता है एक ही मोल प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो इसका जो 5 मोल लिया तो उसका एक ही मोल ना यहाँ पर प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 1। मान लिया ये बी का 10 मोल है, तो 10 मोल है तो इसका मान लिया 2 मोल ले रहा है, तो ये बी कितना 10, ये बी का कितना 10 मोल, बट इसका कितना मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है 2, तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू 2 हो गया। समझे? तो वही बोला जा रहा है कि रिएक्शन के लिए आप कितना लिया वो हो गया मॉलिक्यूलरिटी, और रिएक्शन में कितना भाग ले रहा है वो हो गया उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज हुआ कि टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन फॉर द रिएक्शन, ये बताएगा क्या चीज की मॉलिक्यूलरिटी। एक समझने के लिए पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन फॉर द रिएक्शन इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर एलिमेंट्री नहीं लिखा है, आप समझिए बस इतना ही से भी मतलब है। एलिमेंट्री का मतलब सिंपल रिएक्शन से मतलब था, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्या है कि इसका कितना भाग ले रहा है रिएक्शन में, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ मोल टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, ये रिएक्शन का कहा गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल कंसेप्ट देखिए, आप समझिएगा क्या बोल रहा हूँ दोनों के बीच। रिएक्शन के लिए आपने कितना लिया मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन में कितना भाग ले रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बताइए, तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ये तो आप बता सकते हैं ना रिएक्शन से। जैसे मान लिया गया, देखिए हम ये लिख देता हूँ, ध्यान देंगे N2 अब प्लस O2 और यहाँ लिख दें 2NO, ठीक है। तो बताइए, तो यहाँ पर इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, तो नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 1, तो कितना हो गया मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन के लिए 2 हो गया। 2 ही मोल लिया जा रहा है। अगर हम यहीं पर लिखते हैं सपोज इस तरह से 2NO2 अब प्लस O2 और ये हो गया 2NO2, तो बताइए यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया। जैसे इस रिएक्शन में हम यहाँ पर बोल दें मॉलिक्यूलरिटी, तो कितना हो गया 2, 1 and 1। इसी तरह से यहाँ भी रिएक्शन में हम पूछ दें मॉलिक्यूलरिटी, तो कितना हो गया 2 + 1, 3 हो गया। तो क्या ये रिएक्शन देखकर आप पता लगा दिए, रिएक्शन देखकर आपने पता लगा लिया, मतलब ये क्या थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन का एक थियोरेटिकल पार्ट हो गया जिसको आप रिएक्शन में देखकर आप पता लगा सकते हैं कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा। समझ में आ गया। लेकिन अब ये हम रिएक्शन का देख के पता लगा लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कितना मोल भाग ले रहा है। अब यहाँ पर सपोज इसका 5 मोल लिया, तो ये 5 मोल लिया, यहाँ देखिए इसका NO2 का 2 मोल्स लिया, तो इसका कितना मोल प्रोडक्ट में बदल रहा है ये थोड़ी मालूम हमको होगा। ये जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्व करेंगे ऑब्जर्वेशन में, तब ना पता लगेगा कि इसका कितना मोल रिएक्शन में भाग ले रहा है। तो वही चीज़ है, ये ए का कितना लिया था A मोल, और A मोल में कितना भाग ले रहा है अल्फा, तो A मोल का जो अल्फा मोल भाग ले रहा है किस में रिएक्शन में, तो रिएक्शन में जो भाग ले रहा है अल्फा मोल, ये तो हम रिएक्शन को देखने के बाद नहीं पता लगा सकते हैं, इसको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस रिएक्शन में कितना इन्वॉल्व होगा, वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द रिएक्शन हो गया। बिना एक्सपेरिमेंट का हम ये पता नहीं लगा सकता। तो देखिए दोनों के बीच क्या डिफरेंस यहाँ पे करा हो गया। एक डिफरेंस आ गया कि मॉलिक्यूलरिटी इज थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द रिएक्शन, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ द रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगेगा कि कितना भाग ले रहा है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको एक सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा आइडिया जो देना चाह रहा था मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच, वो समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन हम ये नहीं बता सकता हूँ कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। सॉरी, ये मॉलिक्यूलरिटी बता दी इसका 2 है, बट हम ये नहीं बता सकते इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, क्योंकि हम रिएक्शन देख के नहीं पता लगा सकते कि इसका कितना मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितना मोल भाग ले रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट को। वो तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालेंगे, है ना। तो अब देखिए इसी को लगाइए इसमें अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करिए इस रिएक्शन में, यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बताइए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। द रिएक्टिंग सब्सटेंस ए बी एंड सी है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब यहाँ ए का कितना लेंगे, ए या अल्फा, यहाँ पर क्या इसका पावर होगा, ए या अल्फा। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, जो रिएक्शन में भाग लिया उस पर डिपेंड करेगा या कि जो रिएक्शन में बचा हुआ उस पर डिपेंड करेगा। नहीं समझे, सॉरी बचा हुआ नहीं, रिएक्शन के लिए जो लिया गया था उस पर डिपेंड करेगा या रिएक्शन में जो भाग लिया रेट उस पर डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन में जो भाग लिया है मोल उस पर ना डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। आप रिएक्शन में कितना हूँ ले लिया उससे क्या मतलब है, बट कितना भाग ले लिया उस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर पावर कौन वाला होगा, ए की अल्फा वाला, ये अल्फा वाला होगा क्योंकि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। और इसी जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है ना, वो कौन होता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है उस पर डिपेंड करता है। तो रिएक्शन में भाग कौन ले रहा है, ए पे पावर अल्फा हो जाएगा, यहाँ बीटा हो जाएगा और यहाँ गामा हो गया। ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शंस, यही बोल रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे R इजकल टू के रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर अल्फा एंड बी पे पावर बीटा एंड सी पे पावर गामा। नहीं तो इसको देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट, ये जो फॉर्म बना यही रेट लॉज हो गया, ये जो कहलाता है ये फॉर्म, इसी को नाम बोलते हैं रेट लॉज। ये रेट लॉ, यही रेट लॉ कहलाता है। आगे यहाँ पर क्या है, रेट कांस्टेंट है, समझे। अब देखिए इसी का एक जनरल फॉर्म दिखाता हूँ। यहाँ क्या दिखे, R इजकल टू के, और ये सब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको कैसे लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और इधर करता हूँ R इजकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर क्या हो गया, अल्फा अब प्लस बीटा अब प्लस गामा। R इजकल टू लिख सकते हैं ना, ये R इजकल टू के हो गया एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसको और लिखिएगा ऐसे, देखिए R इजकल टू के और ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन पे पावर क्या लिख सकता हूँ, n। बहुत बढ़िया रिलेशन निकल गया। वेयर n इजकल टू, अभी बता क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या चीज़ को बता रहा था, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता रहा था। तो यहाँ पर बता दिया क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल गया यहाँ से, समझा। ये देखिए कितना बढ़िया रिलेशन निकल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अब बताइए एन यहाँ पर क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। इसको नोट करिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ दो चीज़ में बताया, एक रेट लॉ कैसे लिखेंगे किसी रिएक्शन के लिए, और वहाँ पर फिर रिलेशन एक इससे ये पता चल गया कि R इजकल टू के एंड सी पे पर एन, वेयर एन इजकल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और रिएक्शन में जो रेट लॉ डिपेंड लिखा जाएगा वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट का कितना पार्ट वहाँ पर है। ठीक है, मिटा दें इसको। देखिए एक चीज़ ये दिखा रहा हूँ, अगर मान लिया गया रिएक्शन में आपका इस तरह का पार्ट रहा था, देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर हम रिएक्शन को लिखता हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट में, देखिए कि मान लिया रिएक्टेंट आपका इस तरह से हो जी ए, और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलेंगे इस रिएक्शन की, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन 1। इसका तो एक ही मूल्य हुआ है, बट कितना इसका रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है ये तो नहीं पता चलेगा, तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। तो इसका रेट लॉस कैसे लिखेंगे, R इजकल टू के अ कंसंट्रेशन ऑफ ए अ पावर अल्फा, नहीं वेयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हो गया n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कितना आ गया, n का वैल्यू कितना हो गया अल्फा, और इसका वैल्यू क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n का वैल्यू क्या हो गया अल्फा हो गया। माने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या लिखेगा, अल्फा हो जाएगा, जो कि क्या है एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लग सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लिख दें, देखिए 2A एंड प्रोडक्ट,
तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर एक और रिएक्शन मैंने हम लिख दिया ए प्लस बी और ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में देखिए मॉलिक्यूलरिटी, तो अब इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितना लिख दीजिएगा 2, यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 है ना 2 हो गया, ठीक है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉज लिखना होगा। तो इसका रेट लॉज R = K कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर क्या 2 लिख दें, नहीं, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चलेगा कि इसका कितना मोल भाग लिया है, तो यहाँ अल्फा ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ रेट लॉज क्या हो गया R = K कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर अल्फा एंड B पे पावर बीटा। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N का वैल्यू ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N यहाँ कितना अल्फा, यहाँ पर क्या हो गया N का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे रेट लॉज लिखेंगे और उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किसको बताया जा रहा है। उसी तरह से A + B + C वाला ही दिखाया था अलग से, है ना, नोट करिए पहले। ये 2 एग्जाम्पल से मैं आपको ये क्लियर करने का प्रयास किया कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है, ठीक है। और एक रिलेशन जो है R = K C पे पर N और रेट लॉज कैसे लिखते हैं ये पता चला, ठीक है। चलिए ठीक है। तो चलिए अब कुछ इसका हम आपको बता देता हूँ और एक पॉइंट। अब डिफरेंस देखिए क्या क्या होगा। अब डिफरेंस बताता हूँ कुछ पॉइंट के द्वारा इसका दोनों का। हाँ अच्छा, एक रिलेशन एक है, अच्छा इसके आगे कर देता हूँ मैं। बताइए तो अभी बताया था कि रिएक्शन के लिए जो मोल लिया गया वो क्या था आपका मॉलिक्यूलरिटी। तो बताइए तो किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू 0 हो सकता है? मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू 0 हो सकता है? नहीं। ये तो अगर हम 0 बोल रहे हैं इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मतलब रिएक्टेंट आपने लिया ही नहीं है तो रिएक्शन कहाँ से होगा, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हम कह दें कि मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में पॉजिटिव हो सकता है, अगर हम ये बोल दें कि मॉलिक्यूलरिटी आपका फ्रैक्शन में है, क्या ये संभव है? ये भी नहीं। क्यों? एटम मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन में तो नहीं होता है। रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, एटम्स में नहीं होगा, तो आपका मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, ठीक है, 0 भी नहीं होगा। और मैक्सिमम कितना होगा तो उसके लिए फिर आगे हम बता रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू उसका 3 होगा। 1 2 3 मैक्सिमम 3 वैल्यू हो सकती है मॉलिक्यूलरिटी का, 3 से अधिक नहीं होगा। अगर 3 से अधिक आएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंतर्गत चला जाता है, जो कि उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी यूज नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी यूज नहीं होगा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए यूज होता है, जो एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तब हम इसका चलिए अब डिस्टिंग्विश कर देता हूँ दोनों के बीच क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब हेडिंग लिख दीजिए, इधर एक साइड लिख देंगे आप मॉलिक्यूलरिटी, फिर आगे डिटेल्स में हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है इसका, लेकिन यहाँ पर तो दिखाना पड़ेगा ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इधर से दिखाता हूँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और इधर कर देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए अब फर्स्ट पॉइंट सबसे पहला ये, क्या मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन का 0 होगा? नहीं, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस हो गया कि द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर बी 0, नेवर बी 0 नहीं होगा। और इसमें
the order of reaction may be 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और इन फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। आगे क्लियर होगा, इसी के बारे में तो डिटेल्स में आगे पढ़ना है। सेकेंड, इट इज ए थियोरटिकल पार्ट, ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का एक थियोरटिकल पार्ट हो गया, यानी कोफिशिएंट देख के जो बता रहा था एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। एंड सेकेंड में, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ रिएक्शन। और ये रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल पार्ट है कि बिना एक्सपेरिमेंट का आप इसको नहीं पता लगा सकते हैं कि इसका कितना वैल्यू होगा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद पता लगा सकते हैं। एंड थर्ड, एक और इसका देखिए, अब इसमें अभी जो बताया था, अब इसको कैसे डिफाइंड वे में, सिस्टमैटिक वे में डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं। अब डिफिनेशन मैं इसका लिख दे रहा हूँ दोनों के लिए। देखिए ये डिफिनेशन के लिए स्पेशली मैं इसको एक सिस्टमैटिक वे में अब इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, और स्पेसीज में आपका हो सकता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। The number of reacting species participating in elementary reaction, which must collide simultaneously, called its molecularity. Molecularity of reaction। ये देखिए परफेक्ट डेफिनेशन ये हुआ। अब यहाँ एक टर्म आ रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है सिंपल रिएक्शन, है ना, दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन वन स्टेप, है ना। यहाँ पर समझा तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हो गया, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप पे जैसे हमको ए से बी में बदलना है तो सिंगल स्टेप में हो गया, लेकिन ए से सी में बदलना है तो मल्टीपल स्टेप आ गया। ए से पहले बी में जाएगा, फिर बी से सी में जाएगा, तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन हो गया। वो एलिमेंट्री रिएक्शन में नहीं होता है ना। तो क्या लिखा है देखिए, समझिए, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज participating in elementary reaction which must collide simultaneously is called its molecularity of reaction। ठीक है, अब आइए और इसको अभी एग्जाम्पल देके क्लियर करेंगे, आगे देंगे एग्जाम्पल आपको। पहले इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ इधर भी। चलिए तो उसी तरह से डिफाइन करिए, अभी रिलेशन बताया था ना आपका, R इजकल टू के एंड सी पे पर क्या यहाँ पर था n, जहाँ n क्या चीज़ को बता रहा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह था ना R K C, और यहीं पर ना था पावर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसी को ना आप n बोला था नहीं। तो चलिए आपको ये डिफाइन करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही n के बारे में कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। n यहाँ अल्फा बीटा गामा को बता रहा है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए इसी को हमको लैंग्वेज में बोल देना है। क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन का रेट पता लगाने के लिए, ध्यान देंगे, किसी भी रिएक्शन का रेट पता लगाने के लिए कंसंट्रेशन पर
जो पावर रेज्ड रहता है उन सारे का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। समझ में आया? किसी भी रिएक्शन का रेट को पता लगाने के लिए कंसंट्रेशन पर जो पावर रेज्ड है उन सारे का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। वही तो लिखा हुआ, इट इज सम ऑफ द पावर, इट इज सम ऑफ द पावर आर रेज्ड टू कंसंट्रेशन टर्म्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए कंसंट्रेशन पर जो पावर रेज्ड है उन सारे का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो इसको मैं लिख देता हूं, इसी चीज को, इसको क्या लिखेगा, इट इज सम ऑफ द पावर, सम ऑफ द पावर आर रेज्ड to concentration terms, are raised to concentration terms in order to find out the rate of reaction, the rate of reaction, rate of reaction. Sum of the power are raised to concentration terms in order to find out the rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए कंसंट्रेशन पर जो पावर रेज्ड है उन सारे का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। नहीं, ये जो लिखा था R इजकल टू के एंड C पे पावर n, वेयर n क्या बतलाता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यही नहीं था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट करिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्सपेरिमेंटल डाटा या ऑब्जर्व करने के बाद जो डाटा मिलेगा, जब तक वो नहीं मालूम रहेगा हम नहीं निकाल सकते हैं। रिएक्शन देखकर हम नहीं पता लगा सकते हैं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, बट मॉलिक्यूलरिटी थियोरेटिकल पार्ट है, वो रिएक्शन देखकर आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट करिए। आपको अब ये बताएंगे ना कि मॉलिक्यूलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू 3 होता है, 3 से अधिक नहीं हो सकता है। अब उसका क्या रीज़न है, अभी जस्ट जो डिफिनेशन लिखे थे लास्ट में, अब उसी को बता रहा हूँ। देखिए, अब जैसे क्वेश्चंस के द्वारा मैं क्लियर कर देता हूँ। कह दें व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए कह दें हम आपको। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, 2NO2 प्लस O2 2NO2। ठीक है, ये लिख दिया आपका, सॉरी 2NO नॉट NO2, ये लिखा। अब इसमें हम कहते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालिए आप। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा। ठीक है, पहले रिएक्शन लिख देता हूँ, आप निकालिएगा। इसी रिएक्शन में लिख दे H2 प्लस हाफ O2 H2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। थर्ड में यहीं पर लिख दें आपका 2FeCl3 अब प्लस SnCl2 गिव्स यू 2FeCl2 प्लस SnCl4, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। ठीक है, फोर्थ में 2H2O2 gives you 2H2O प्लस O2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। फिफ्थ में NH4 NO2 N2 अब प्लस 2H2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, है ना। और एक और 6 में अगर ये लिख दें हम यहाँ पर KClO3 प्लस 6FeSO4
plus 3H2SO4 gives you KCl plus Fe2SO4 whole 3 और प्लस 3H2O। इसकी फिर मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलरिटी आप कैसे निकालेंगे और रिएक्शन देकर किसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कि हम मॉलिक्यूलरिटी टर्म अप्लाई किया जा सकता है। अभी बताते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है सिंपल रिएक्शन, जो कि एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता हो। चलिए देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्टेंट का जो स्पीसीज है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा था, एलिमेंट्री रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा था, तो रिएक्टेंट का जो स्पीसीज यहाँ पर क्या है NO और O2। तो NO का कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन का बॉन्ड कितना, तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गया इस रिएक्शन के लिए। इसमें रिएक्टेंट का देखिए कितना मॉलिक्यूल्स कितना यूज हो रहा है, तो क्या बताया 1 और प्लस हाफ 3/2। तो 3/2 जो आप लिखा 1 प्लस हाफ क्या हो गया 3/2। तो क्या मॉलिक्यूलरिटी बताया था कि आपका फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं होगा और जीरो भी बोला तो नहीं होगा। तो फ्रैक्शन में नहीं होगा तो ऐसा करिए, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, फ्रैक्शन को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया आपका 2 और प्लस 1। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इस रिएक्शन का 3। ये हो सकता है। यहाँ भी देखिए 2 + 1 रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्टेंट में वो कितना 3, इसका 2, इसका 1 है ना। तो देखिए तो मॉलिक्यूलरिटी का इसका 1 हो गया, 2 हो गया, इधर 3 हो गया। चलिए अब इसका निकालिए। उसी तरह से KCl का कितना हो गया 1 + 6 और प्लस 3 कितनी आ गई इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10। ये नहीं होगा, यही बोलना था, मैक्सिमम 3 तक ही होगा। अब इसके लिए कंसेप्ट बताता हूँ, ये आगे पढ़ना आपका कि क्यों मैक्सिमम 3 होता है, 3 से अधिक मॉलिक्यूलरिटी क्यों नहीं हो सकता। आगे पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में ये पढ़ना है कि कोई भी रिएक्शन क्यों होता है, तो उसका ये पॉइंट वहाँ पर बतलाया हुआ है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विथ ईच अदर। मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कोलाइड्स करेगा, ठीक है, तब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विथ ईच अदर। तो आप खुद समझिए, जैसे मान लें हम यहाँ पर 3 तक जो ले रहा हूँ मैक्सिमम, अगर 3 मॉलिक्यूल, जैसे ये देखिए आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ये 3 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का, तो 3 मॉलिक्यूल है तो ये क्या कॉलिजन करता रहेगा, ये 3 मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल्स तो यहाँ मूव करता रहेगा, ये रैंडमली मूव करता रहेगा। लेकिन अब देखिए ये तीनों अब एक साथ कोलाइड करने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। अब तीनों एक साथ कोलाइड करेगा तब ना केमिकल रिएक्शन होगा जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या 3 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का तीनों मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड्स करे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तभी वो रिएक्शन होगा। तो ये तो बहुत कम है। अगर 4 मॉलिक्यूल लेते हैं और चारों मॉलिक्यूल को एक साथ कोलाइड करना ये नहीं के बराबर ही होता है। और ऐसे रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंतर्गत यूज करते हैं। मतलब जो 4 मॉलिक्यूल आ गया रिएक्टेंट का तो उसकी ये पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर होता है कि एक साथ वो कोलाइड्स करे, और वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंतर्गत आता है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंतर्गत उसको हम लोग यूज करते हैं, वो एलिमेंट्री रिएक्शन में नहीं आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया, देखिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गया, एलिमेंट्री रिएक्शन में ही आएगा। एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारा मॉलिक्यूल एक साथ ही कोलाइड्स कर सके। इसलिए मैक्सिमम कितना तक एक साथ कोलाइड कर सकता है 3 मॉलिक्यूल, कि 3 मॉलिक्यूल में ये चांसेस होता है कि तीनों एक साथ कोलाइड्स कर ये प्रोडक्ट में बन सकता है, वो भी इसकी कम पॉसिबिलिटी है। हाँ 2 मॉलिक्यूल में उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कोलाइड करने का। अब 2 ही मॉलिक्यूल को कोलाइड करना आता है, 3 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाया, ट्राईमॉलिक्यूलर हो गया। और 1 मॉलिक्यूल वाला में तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो ये क्या थर्मल डिकम्पोज कर दिए, बन गया ये, ठीक है। तो वही बता रहा था कि मॉलिक्यूलरिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना वो 3 होगा, 3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो फिर उसके लिए फिर हम एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना। तो एक पॉइंट को और आप जान रखिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये कितना हो गया 3 हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, 3 क्यों हुआ समझ में आ गया कि ये 3 मॉलिक्यूल का ये पॉसिबिलिटी है कि एक साथ कोलाइड कर कर प्रोडक्ट में बदल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़िएगा। अब डिटेल्स जो भी पढ़ना है वो सारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के